घर के आंगन में एक मर्द शरीर पड़ा है। दोनों हाथ धरती को छू रहे हैं, आंखें फटी हैं और मृत्यु से पहले जो उसकी आंखों में आंसू आए थे वो भी अब चमड़ी के साथ में सूख गए हैं। और दोनों आंखें फटी इस प्रकार है और एकटक इस प्रकार देख रही है मानो कुछ कहने की स्थिति में हो, मानो वो कुछ बयां कर रहा हो अपने कर्तव्य के प्रति या फिर अपने परिवार वालों के प्रति। जो उसकी जिम्मेदारी थी वो शायद अच्छे से न निभाई हो, या फिर ऐसा कोई ख्वाब था उसका जो बाकी रह गया हो। उसकी आंखें कुछ इस प्रकार कहने की स्थिति में थी। साथियों, आज हम बात करेंगे गोदान उपन्यास के बारे में। गोदान उपन्यास के बारे में कंप्लीट बात न करके जो अंतिम क्षण है, और इस उपन्यास का जो मुख्य किरदार है होरी, एक किसान परिवार की कहानी है। और ये जो होरी है ये उपन्यास के ख़त्म होते होते ये भी बीत जाता है, ये इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। लेकिन उपन्यास तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन कल्पना के अथाह सागर में कुछ प्रश्न ऐसे खड़े रह जाते हैं जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर उस किसान परिवार का, उस किसान के जाने के बाद में उसके परिवार का क्या हाल हुआ होगा, या फिर उसकी पत्नी, बच्चे, बेटी या फिर उसके पोते की क्या स्थिति हुई होगी। ये सब कुछ है वो उपन्यास तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन ऐसे प्रश्न है जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं। मैं आपको उन्हीं कल्पना के सागर में, उन्हीं होरी के अंतिम क्षणों में ले जाकर, उपन्यास के हृदय के पास ले जाकर आपको कुछ महसूस करवाना चाहता हूँ। तो चलते हैं साथियों। होरी एक खदान में काम करता है और उसी खदान में काम करने से ठीक एक रात पहले वो रात में भी काम करता था। उसकी यह ख्वाब था कि घर में एक गाय आ जाए। गाय आने के बाद में क्या है, वो अपने पोते के लिए सब कुछ कर रहा था कि आखिर गाय आ जाए और पोता भी भरपूर मौज से दूध का आनंद ले सके। जो कुछ भी करना है वो अपने पोते के लिए ही करना है। रात दिन मेहनत करनी है, रात को भी चैन से नहीं सोना है और पूरा दिन भी काम करना है सिर्फ अपने पोते के लिए। वो एक खदान में काम करता है और ठीक मृत्यु से ठीक एक रात पहले वो घर में सूत काटने का काम होता है वो काम करता था। रात को वो काम कर रहा था और सूत काटने से थोड़े बहुत है वो पैसे मिल जाते थे। अपनी पत्नी के साथ में बातें कर रहा है और दोनों बातों में सूत काट रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं कि आखिर गाय है वो कब आएगी। थोड़े बहुत पैसा है वो इकट्ठा हो गए हैं, लेकिन फिर है वो दोनों सो जाते हैं। सोने के बाद में होरी सुबह खान में काम करने के लिए जल्दी ही घर से निकल पड़ता है। न कुछ नाश्ता करके ना कुछ खा पी कर ऐसे ही निकल जाता है और जाने के बाद में खान में काम लग जाता है। और वहाँ पर उसकी कुछ स्वास्थ्य खराब हो जाता है, स्थिति बिगड़ जाती है और इसी कड़ी धूप के अंदर उसे चक्कर आने लग जाते हैं और होरी गिर पड़ता है। गिरने के बाद में उसके कुछ साथी होते हैं जो खान के बाहर, जो गांव की तरफ रास्ता जाता है, उस रास्ते के ऊपर एक पेड़ था। खान से बाहर निकालकर उस पेड़ के पास में होरी को सुला देते हैं, कुछ पानी पिलाते हैं और कुछ ऐसे ही शरीर को पड़ा रहने देते हैं। होरी भी एकदम शांत होकर निद्रा में विलीन था। फिर उसकी पत्नी आती है, धनिया दौड़ी दौड़ी, क्या हो गया, इतना काम क्यों करते हो, अपने पति को फटकार लगाती है। और फिर इसी के बीच में ये कुछ लाइनें हैं जो प्रेमचंद जी ने इस उपन्यास के अंतिम चरण में लिखा है।
होरी की चेतना लौटी, मृत्यु समीप आ गई थी और आग दहकने वाली थी। धुआं शांत हो गया था। धनिया को अपनी दीन आंखों से देखा और दोनों आंखों से 2 आंसू की बूंदें लुढ़क पड़ी। क्षीण स्वर में बोला, मेरा कहा सुना माफ़ करना धनिया, मैं अब जा रहा हूँ। गाय की लालसा मन में ही रह गई। अपने पोते के लिए जो सोचा था वे करने में नाकामयाब रहा और यहाँ पर जो रुपए कमाए हैं वो तो मेरे क्रियाक्रम में लग जाएंगे, गाय तो फिर भी नहीं आएगी। और धनिया को कहता है कि तुम रो मत, आखिर मुझे कब तक जिंदा रखने की कोशिश करेगी। सब दुर्दशा तो हो गई, अब तो मुझे शांति से मरने दे। और उसकी आंखें बंद हो गई। उसी वक्त होरी का हीरा और शोभा, ये 2 भाई थे। ये दोनों भाई डोली लेकर आते हैं, होरी को बैठाकर गांव में ले जाते हैं और गांव में ले जाने के बाद में ये बात है वो आग की तरह फैल जाती है। होरी घर के आंगन में पड़ा है और होरी की ज़बान बंद हो गई थी, लेकिन उसकी आंखों से बहते हुए आंसू बतला रहे थे कि मोह का बंधन तोड़ना कितना कठिन है। जो कुछ अपने से नहीं बन पड़ा उसी के दुख का नाम तो मोह है। या तो फिर पाते हुए कर्तव्य और निपटाए हुए कामों का क्या मोह। मोह तो उन अनाथों को छोड़ जाने में है जिनके साथ हम अपना कर्तव्य न निभा सके और उन अधूरे मंसूबों को पूरा न कर सके। मगर सब कुछ समझकर भी धनिया आशा की मिटती हुई छाया को पकड़े हुए कभी कुछ लेकर आती है, कभी कुछ देती है। होरी के मुख में कभी गेहूं की भूसी तो कभी है वो आम की औषधि बनाकर उसके मुख पर रख देती है। लेकिन फिर उसका भाई बोलता है कि भाभी अब दिल को कड़ा करो, भैया तो नहीं रहे। और वह धनिया को बोलता है कि गोदान करवा दो, भैया तो चल बसे। सभी गांव वाले बोल रहे थे कि गोदान करवा दो। धनिया एक यंत्र की भांति उठी और जो रात को सूतली बनाई थी वो सूतली सुबह बेची थी। उसी के 20 आने रुपए धनिया के पास में थे और वो पैसे ले जाकर धनिया रोते हुए वहाँ पर एक ब्राह्मण उपस्थित था जिसका नाम दाता दीन था, उसके सामने वो 20 आने पैसे ले जाकर रख देती है और बोलती है कि गोदान कैसे करवाऊँ, ना मेरे पास में गाय है ना गाय का बछड़ा है। ये रात को सूतली बेची थी, ये उसी से कमाए हुए रुपए हैं 20 आने। अगर इससे गोदान होता है तो आप करवा दीजिए। और यह सब बोलते बोलते धनिया वहीं पर गिर पड़ती है। साथियों, ये तो उपन्यास तो ख़त्म हो गया, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न खड़े कर गया, कुछ ऐसे सवालों को छोड़ गया जिसके उत्तर आज भी कल्पना में ढूंढता रहता हूँ। कल्पना का अथाह सागर है और इसी में कभी कभार है वो दिल भर आता है और आंखें नम हो जाती है। इसी के साथ में मिलते हैं फिर कुछ और उपन्यास की कुछ गहरी और आधारभूत पंक्तियों के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया।